हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी झारखंड के एक अय्याश डॉक्टर की दिल दहला देने वाली कहानी है, जो अय्याशी के राह पर गुनाह पे गुनाह करता गया और फिर शांति और उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत में हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अय्याशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोख उसके गुनाह से सारे पर्दे उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री व पुरुष के दुष्कर्म करने में। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। झारखंड का एक जिला है सिंहभूम, और सिंहभूम में एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर मऊ भंडार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है, वहां पास में ही कॉपर कॉलोनी है, जो वर्कर के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल है, जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया था सन 1979 में। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, प्रभाकरण। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। इसी डॉक्टर दंपति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण सकल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थी। डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे मोसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदमिजाज ही नहीं, बल्कि दिलफेक भी था। अस्पताल के किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियां की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुफ्त अफसर कह भी देते थे, भाभी जी डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्स एक जैसी नहीं थी। कई बार प्रभाकरण को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुरुकायस ने प्रभाकरण को कई बार समझाया भी था, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे जैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी डॉक्टर शांति के जीवन में एक तूफान बनकर आई, हेमा। और हेमा डॉक्टर प्रभाकरण की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटा नगर में हुई थी। पूर्व में हेमा डॉक्टर प्रभाकरण से शादी के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकराकर डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। इस समय हेमा बहुत रोई थी। उसकी माँ और बहनों ने भी खूब हंगामा किया था। मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों को एम्बुलेंस से लेकर 30 से 35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटा नगर भेजा जाता था। इसी की वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटा नगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से मऊ भंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटा नगर लौट जाती थी। हेमा का इसीलिए आना जाना यहाँ बढ़ गया था, क्योंकि प्रभाकरण का दूर की बहन के रिश्तेदार थी हेमा। मऊ भंडार में वह डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकरण रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी का लाभ
उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह कि उन्हें पति का फितरत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन वह चाह कर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मऊ भंडार आई होती थी उस दिन डॉक्टर प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम को सिखाने के बहाना करके वह हेमा को भी साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियां सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर शांति हेमा के मऊ भंडार आने पर आपत्ति करने लगी, लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को लेकर डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनाते थे और सुनते थे। यह अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति डॉक्टर शांति के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि डॉक्टर शांति का ट्रांसफर खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी थी इसीलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतरी चली गई और वहां पर वर्कर्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डॉक्टर पुरुकायस्थ का हाथ था। पहले हमने बताया था जो चीफ मेडिकल थे उनने ऑलरेडी पहले से प्रभाकरण को समझाया भी था पहले कि इस तरीके की हरकत न करें, और उन्हें मालूम होने के बावजूद भी डॉक्टर शांति का ट्रांसफर करा देते हैं। डॉक्टर शांति के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के डॉक्टर पुरुकायस्थ के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हेमा का टाटा अस्पताल से मऊ भंडार आना जाना चलता रहा। हेमा की पोस्टिंग मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल में हो जाए इसके लिए प्रभाकरण कलकत्ता ऑफिस में हर तरह से जुगाड़ बैठा रहा था। इसलिए अब हेमा ज्यादा दिन मऊ भंडार में ही रहा करती थी। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकरण और हेमा में निर्लज्जता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वह मऊ भंडार में ही रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए अब वह मऊ भंडार से ही हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से टाटा नगर आना जाना करने लगी थी। डॉक्टर शांति के जाने के बाद हेमा और प्रभाकरण के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। प्रभाकरण और हेमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए प्रभाकरण ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेज दिया था। जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थी, लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह फैली कि अब डॉक्टर प्रभाकरण की नज़र डॉक्टर शांति की जगह पर आई डॉक्टर मधु करकेटा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरण ने डॉक्टर मधु करकेटा का उपासक बन गया है। यह जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। अभी से कुछ टाइम पहले शांति देवी और प्रभाकरण के बीच यही कंडीशन थी, यही समस्या था जब यह हेमा डॉक्टर प्रभाकरण के लाइफ में आई थी। और अब फिर से हेमा और डॉक्टर प्रभाकरण के बीच सेम परिस्थिति है जब डॉक्टर करकेटा आई है। मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई। उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी। मतलब किसी ने ऐसा देखा नहीं था, सिर्फ जो डॉक्टर प्रभाकरण है उन्होंने बाकी लोगों को एक मैसेज दिया था
कि उन्हें केरल में एक अच्छी जॉब लग गई है और वो यहाँ से चली गई है। अब वो केरल में ही रहकर अपनी काम को करेगी। हेमा के जाने के ठीक 1 महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए मऊ भंडार आए, लेकिन हेमा वहां नहीं थी। जब प्रभाकरण ने उन्हें बताया कि हेमा 1 महीने पहले ही वहां से चली गई है, उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुंची ही नहीं थी। वहां उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि हेमा केरल नहीं गई तो गई कहाँ। अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वो रास्ते में गायब कैसे हो गई। जैसे कितनी ही सवाल मुंह बाए खड़े हो। प्रभाकरण की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर हेमा का कुछ पता नहीं लग सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केरल पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए मऊ भंडार आ पहुंची। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ दीघा बीच गए हुए थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस जगह दीघा बीच है कोलकाता का। जब 2 दिन तक प्रभाकरण नहीं लौटा तो पुलिस टीम दीघा पहुंची और प्रभाकरण को ढूंढ निकाला। फिर वहां पे पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। हेमा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी प्रभाकरण की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। उस साल इतनी बारिश हुई थी कि सरवन रेखा नदी का उफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जल निगन हो जाएगी। बहुत सारे बहे हुए मृत जानवरों लाशें बहकर आ गई थी और कॉलोनी दुर्गंध पैदा कर रही थी। प्रभाकरण के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच केरल पुलिस सादे कपड़ों में फिर से मऊ भंडारा पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभाकरण को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब प्रभाकरण के बंगले को तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़े। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में से बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला, वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़ों में कटी हेमा की लाश नमक एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग हो गया था। उस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्र हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता तो थी ही, साथ ही मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। हेमा के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई थी। वह प्रभाकरण पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए प्रभाकरण पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय प्रभाकरण डॉक्टर करकेटा के साथ रंगरेलिया मना रहा था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में प्रभाकरण के साथ डॉक्टर मधु करकेटा को देखकर वह क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर करकेटा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारे रंगरेलिया की वजह से बुजदिल की तरह मुंह छिपाकर कहीं चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे मऊ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अयाशी का परिणाम के बारे में बताऊंगी।
जो मेरे पेट में पल रहा है, वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकिया से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग ली और जल्दी ही शादी करने की बात कहकर उसे शांत कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा डालकर पिला दिया और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। प्रभाकरण के अमानवीय कृत्य का अंत यही तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर हेमा की लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डॉक्टर करकेटा ने उसका साथ दिया। प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़ों को एकाएक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री के गेट तक उफनती हुई श्रवण रेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, जो उसके बंगले से 100 कदम की दूरी पर थी। लेकिन घर में इतने दुस्साहसी काम को अंजाम देने वाला प्रभाकरण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पहाड़ी नदी की उफनती धारा ने हाथियों तक को बहा दिया था। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका, या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी आया ही नहीं। अपने बंगले में वह कम ही आता जाता था। ज्यादा समय वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वहीं की कैंटीन में वह खाता पीता था। प्रभाकरण के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटानगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें हेमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपनी केरल समाज के अनुसार हेमा की अंतिम संस्कार टाटानगर में ही कर दिया। हेमा को रिश्ते में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। सच ही कहते हैं कि स्त्रियां ही स्त्रियां की दुश्मन होती है। शांति और उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अयाशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री का कोख उसके गुनाह से सारे पर्दे उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री और पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर करकेटा को डॉक्टर पुरुकायत और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई भी क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।